हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 23 और 24 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वीडियो भी लंबी रहेगी और क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट से। आज देखो क्या है, बिना जोश के आज तक कभी भी महान कार्य नहीं हुए। बहुत ही प्यारा सा कोट है। तो आपके अंदर अगर आप कोई भी काम कोई भी काम की आपने शुरुआत करी है ना, तो उसके लिए एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि हाँ भाई वो काम आप पूरा करोगे, बीच में नहीं रुकोगे। कभी ऐसा होता है ना, कॉन्फिडेंस बीच बीच में लूज़ हो जाता है। अब आप वो काम को क्विट कर दोगे तो वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, और कार्य की अगर आपने शुरुआत करी तो उसे ख़त्म ज़रूर करें। तो चलिए आज हम पहले देख लेते हैं। कल वीकली करंट अफेयर्स था, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप ऐसे ही अच्छा स्कोर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं हाई स्कोर किस किस का रहा है। प्रियांशु यादव, अमन कुमार, नीतीश कुमार एंड सुरभि कुमारी, तो इन सब का हाईएस्ट स्कोर रहा 56 आउट ऑफ 57। उसके बाद देखिए आता है राहुल याहुल का भी 56 ही है स्कोर। एंड उसके बाद देखिए अमित वर्मा, अंकित कुमार का 55 स्कोर रहा, एंड यश दत्त 54 स्कोर रहा। तो आप सभी ने बहुत अच्छे स्कोर करे हैं, और जिसके भी कमेंट्स नहीं हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आप सभी ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि नेताजी ने जो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था, वो कौन से साल में उन्होंने उनको एड्रेस किया, तो 1944 उसका सही आंसर है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सुभाष चंद्र बोस जी की बात आती है, तो आप सभी को पता है कि पराक्रम दिवस जो कि सेलिब्रेट होता है 23 जनवरी, तो इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इस बार 2022 की बात करते हैं तो 125वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई है। तो इनके बारे में चलिए कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और ये जो दिन है ना, जिसे हमने बोला पराक्रम दिवस, ये दिन नेताजी की अदम्य भावना, जो उनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट थी, और जो उन्होंने राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, उसी को सम्मान करने के लिए और उन्हें याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो डायरेक्टली याद रखेंगे 1921 में। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी जिसका नाम था स्वराज। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बना है कि स्वराज जो न्यूज़पेपर है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। और आपको याद रखना है कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और उस बुक का जो टाइटल था वो था द इंडियन स्ट्रगल। इस बुक में बेसिकली देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट्स हुए थे ना 1920 से 1942 के बीच में, जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उन सभी को कवर किया गया। पूरा स्ट्रगल दिखाया गया कि क्या स्ट्रगल रहा था इंडिपेंडेंस को लेके। तो ये बुक किसने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके अलावा उन्होंने एक टर्म भी दिया था, जय हिंद। और एक स्लोगन उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यानी एक नारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हिंदी में इसे बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये बहुत ही फेमस स्लोगन है सुभाष चंद्र बोस जी का। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। सो आई होप सब क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, बारबाडोस कंट्री के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो बारबाडोस के बारे में तो अभी आपने एक न्यूज़ भी सुनी थी कि ये वर्ल्ड का सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक बना आफ्टर 400 ईयर्स। याद आया कुछ? बिल्कुल। तो यहाँ की जो नई प्राइम मिनिस्टर, अभी नई तो नहीं कहेंगे, दोबारा से इलेक्ट हुई हैं, और इनका नाम है मिया अमोर मोतले। ठीक है, मिया अमोर मोतले बारबाडोस की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई। तो 2018 से ये कंट्री को सर्व कर रही हैं। और इनकी जो पार्टी है बारबाडोस लेबर पार्टी, उन्होंने कंट्री का पहला जनरल इलेक्शन जीता, और बारबाडोस सबसे नया गणतंत्र बना है 400 सालों के बाद।
तो ये बेसिक सी जो बातें होती हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर इन पॉइंट्स को याद रखा करें, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाए, है ना, क्योंकि कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट विल बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया की नई राजधानी अब क्या बनेगी? तो अब जो नई राजधानी बनेगी उसका नाम है नुसंतारा। ठीक है, पहले क्या थी? तो पहले इंडिया की जो इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता। सो ऐसा क्या हुआ कि नई कैपिटल बनाने की ज़रूरत पड़ी? अभी डिस्कस करते हैं। देखो ये जो नुसंतारा है ना, ये नॉर्थ पेंजामन जो रीजन है और जो कुतई कार्तनीगारा वाला जो एरिया है ना, उस पर आधारित होगा। और ये नया प्रोजेक्ट, इसके लिए पूरा एक कॉस्ट भी लगेगी $32 बिलियन की। तो टोटल यहाँ पर सेटअप करने का जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा लगेगा। अब देखो बात आती है कि ऐसा क्या जो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो ये कैपिटल है इसको जो है वो दूसरी जगह आप कह लो कि एक तरीके से क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। सो देखो जकार्ता जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आबादी वाली जगह है। तो अगर हम बात करें तो लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो पॉपुलेशन एक तो यहाँ की बहुत ज़्यादा है, कि ये रीज़न भी है कि यह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंड ये रीज़न भी है कि ये धीरे धीरे डूब रहा है। यहाँ जो जल का स्तर है ना, जो समुद्र के जल का स्तर है इधर, वो बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे करके डूब रहा है। तो ये भी एक समस्या है जो कि आने वाले टाइम पे हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कैपिटल है वो चेंज करने की बात कही है। अच्छा, जकार्ता कोई इंडोनेशिया कोई पहली ऐसी कंट्री नहीं है जिसने अपनी कैपिटल को रिलोकेट किया है। इंडोनेशिया वुड बी द थर्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया जिसने अपनी कैपिटल को स्थानांतरित किया। 2003 में अगर हम बात करते हैं तो मलेशिया ने अपनी जो कैपिटल थी उसको क्या किया, पुत्रजाया किया था। और 2005 में म्यांमार ने अपनी कैपिटल रंगून से चेंज करके नापिदो करी थी। तो ये जो कैपिटल है ये कंट्रीज चेंज कर लेती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकती हैं, उनकी सुविधा के अनुसार जो वो करना चाहें। तो इंडोनेशिया ऐसी कोई फर्स्ट कंट्री नहीं बनी है। तो ये है पूरी स्टोरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया एक्सेलरेटर टू प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, यंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कौन से आईआईटी ने इंडिया एक्सेलरेटर के साथ पार्टनरशिप करी है? अब देखो यहाँ एक टर्म आ गया इंडिया एक्सेलरेटर। आपको इससे याद आया होगा कि इंडिया एक्सेलरेटर ने अभी बेस्ट एक्सेलरेटर ऑफ द कंट्री का अवार्ड जीता है नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड में, जिसको स्टार्टअप इंडिया ने होस्ट किया था। याद आया कुछ? आई होप सो इसके बारे में आपको ज़रूर याद आया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सा आईआईटी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ओके, तो अब ये जो पार्टनरशिप है इसका उद्देश्य क्या है? देखो इसका उद्देश्य है जो स्टूडेंट्स हो गए, जो यंग इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स कह लीजिए, उनके जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनकी जो उनका नॉलेज बेस है, प्रोडक्ट्स वगैरह जो सर्विस है, उन सभी के आदान प्रदान के लिए, उन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रदान करना है, एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म उनको प्रदान करना है। तो इट ऑर्गेनाइज्ड द रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव इन गुवाहाटी फ्रॉम 20 से लेकर 23। तो इन्होंने कॉन्क्लेव का भी जो है वो इसमें आयोजन किया था। तो स्टूडेंट्स, यंग इनोवेटर्स के लिए इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की कौन सा आईआईटी बोला था, आईआईटी गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट वॉज अनवील्ड इन विच ईयर टू ऑनर द 70,000 सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखो कि इंडिया ब्रिटिश भारत के जो 70,000 सैनिक थे उनको सम्मानित करने के लिए किस वर्ष इंडिया गेट का अनावरण किया गया था? राइट आंसर इज 1931। अब आप कहेंगे कि इसके बारे में हमने क्यों डिस्कस किया है? तो देखो ये कभी हाल ही में इंडिया गेट से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। वो क्या थी? देखो कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति फ्लेम को
नई दिल्ली में जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ना, उसकी फ्लेम के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये अभी इंडिया गेट से रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकती है। जो अमर जवान ज्योति है ना, उसको 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद सेटअप कर दिया गया था। और जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ना, उसको इंडिया गेट पर बिल्टअप किया गया था, और या आप कह लो उसका इनाग्रेशन कब किया गया था, फरवरी 2019 में। तो ये अभी इंडिया गेट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये आपको अदर से भी न्यूज़ ये ध्यान रखती है कि कौन से साल में इसका अनावरण किया गया था, 1931 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, देखो, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशंस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है अमेज़ॉन इंडिया के साथ। अब ये पार्टनरशिप इन्होंने क्यों करी है? तो जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स नवाचार, मतलब जो नए नए आइडियाज़ होते हैं, देखो, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, है ना। तो इनोवेशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो उसके ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर ये पार्टनरशिप करी गई है। और ये जो एमओयू है ना, ये भारत के ग्रामीण हिस्सों के नवाचारों को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराएगा, यानी जितने भी रूरल ग्रामीण इलाकों से जो इनोवेशंस होते हैं ना, वो आपको यूनिवर्सली यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पार्टनरशिप अमेज़न इंडिया के साथ करी। अब बात आती है अमेज़न की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई। फाउंडर थे इसके जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी। और अगर प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो इसके जो CEO हैं वो है एंडी जेसी। ओके, और हेडक्वार्टर है यहाँ का वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट अ 216 फुट स्टैचू ऑफ रामानुचार्य इन अ सिटिंग पोजीशन इन हैदराबाद। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रतिमा है ना, ये बैठी हुई प्रतिमा है, और इसकी जो हाइट है वो 216 फुट ये ऊंची प्रतिमा है। इसका जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया गया। कौन करेगा अभी हुआ नहीं है, इसका उद्घाटन 5 फरवरी को किया जाएगा। और कौन करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के पर्पज़ से ये जो पूरा का पूरा आप कह लो कि इनॉग्रेशन है वो किया जाएगा। और इस स्टैचू को नाम क्या दिया जाएगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि ये किसका स्टैचू है, रामानुजाचार्य का स्टैचू है। रामानुजाचार्य जी की बात करते हैं तो 11वीं सेंचुरी के ये संत और रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर थे, यानी क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। तो आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ से एक तो बनेगा, एक क्वेश्चन देखो ये बन सकता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है, एक हाँ ये भी बन सकता है कि कहाँ इसका अनावरण किया जाएगा। तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो हैदराबाद में किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कौन करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे। तो 3 तरीके से पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है ना, इसमें 7 ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, जो कि डेडिकेटेड हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का। किसके द्वारा, ब्रह्म कुमारियों के द्वारा। तो ब्रह्म कुमारियों के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के समर्पित 7 साल की पहल इसमें शामिल की गई है। मोर देन 30 कैंपेन्स और 15,000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम और इवेंट को कंडक्ट कराया जाएगा इन इनिशिएटिव के तहत। किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ब्रह्म कुमारीज़ के द्वारा। अब ये जो इनिशिएटिव है, बात करते हैं 7 इनिशिएटिव क्या हैं, तो आप एक बार क्विक सा देख लेते हैं यहाँ पे। माई इंडिया हेल्दी इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट फार्मर्स, वुमेन फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडिया, पावर ऑफ पीस बस कैंपेन, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक कैंपेन, एंड लास्ट है ग्रीन इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत अभियान। तो ये 7 इनिशिएटिव हैं जो कि इसमें इंक्लूड हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी सारे इवेंट्स, काफ़ी सारे जो कैंपेन्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसका इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने।
अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2022 हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि विश्व में जो सबसे लोकप्रिय नेता बनी है वो नरेंद्र मोदी जी बनी। ये रिपोर्ट किसकी थी अगर ये पूछा जाए तो ये रिपोर्ट थी मॉर्निंग कंसल्ट की, और इसमें पहले नंबर पे है नरेंद्र मोदी जी, सेकंड नंबर पे है मैक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेस, थर्ड पे है इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी। तो टॉप 3 लीडर्स के बारे में आप लोग ध्यान रखो, वैसे ज़्यादातर तो नरेंद्र मोदी जी का ही चांसेस रहेगा एग्जाम में पूछने का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन में पूछा गया है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ये स्पेन के रहने वाले थे और इनका नाम क्या है, सेंटिनेरो दे ला फुएंते गार्सिया। हाँ, थोड़ा सा अटपटा नाम लगेगा। तो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये कितने वर्ष के थे, तो ये थे 112 साल के। तो इनका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा। देखो सितंबर में ये 112 साल 211 दिन के हो गए थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1909 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें ओल्डेस्ट लिविंग वुमेन, क्योंकि अब ये जिंदा हैं, और ये कौन, इनका नाम क्या है, केन तनाका, जो कि 119 ईयर की हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी लिविंग है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्डेस्ट लिविंग वुमेन इन दी वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका नाम क्या है, केन तनाका। अब हाल ही में कुछ और निधन के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जल्द ही। काफ़ी सारी वीडियोस की प्लानिंग है, थोड़ा सा पेंडिंग हेल्थ की वजह से हो रही है, तो डोंट वरी, ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। देखो अभी हाल ही में आपको मैंने बताया था कि HP सिंह आहूवालिया जी का निधन हुआ। ये माउंटेनियर थे। और इसके अलावा बंगाली थिएटर पर्सनालिटी हैं साओली मित्र, इनका भी निधन हो गया। नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट एंड सेव साइलेंट वैली के कैंपेनर MK प्रसाद जी का निधन हुआ। और जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोशिकी काइफू, इनका भी निधन हुआ है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे से क्वेश्चन आते जाते हैं कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है देखो, विच स्टेट सेलिब्रेटेड कोकबोरोक दिवस। तो ये जो कोकबोरोक दिवस है ना, ये कौन से राज्य ने बनाया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये है क्या, देखो इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको एक और नाम से क्या बोला जाता है, त्रिपुरी लैंग्वेज डे। अब मैं आपको ये लिख देती तो आप समझ ही जाते कि आंसर क्या होगा। तो ठीक है, ध्यान रखो, इससे त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोलते हैं। ये दिन कमोमोरेट करता है इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोकबोरोक एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1979। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इसको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी 1979 में, और उसी चीज़ की याद दिलाता है ये दिन। तो ये सेलिब्रेट करते हैं 19 जनवरी को, और इस बार 44 नंबर का कोकबोरोक डे मनाया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, विप्लव कुमार देव, और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रियासी जिले के इनमें से कौन सा गांव है, कौन से गांव को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ही डिस्ट्रिक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट, उसी का ही एक गांव है जिसका नाम है जेरी, जिसको पहला मिल्क विलेज घोषित किया है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ये पहला गांव है। और इसने देखो जेरी के लिए जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है ना, उसके तहत 57 और ज़्यादा डेयरी फार्मों को यहाँ मंजूरी दी गई है। और जब डेयरी फार्म्स जो डेयरी खोले भी जाती है तो उसमें ना 50% की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। तो इस मिल्क विलेज हाउसेस में 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट्स हैं, जिसमें 370 काउज हैं, जो कि बन गया है पहला यहाँ का मिल्क विलेज। बात आती है देखो जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर अब तो यूटी है, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ के बारे में कुछ बात करते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर बैंक है ना, उन्होंने अभी हाल ही में बलदेव प्रकाश को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। जम्मू कश्मीर बैंक की शुरुआत 1938 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी हौसला, जो कि इंस्पायर करी थी है ग्रोथ को लेके थी। ओके,
जम्मू कश्मीर के द्वारा ही कारखंदर स्कीम शुरू करी गई थी आर्टिशंस और वीवर्स के लिए, यानी जो बुनकर्स हैं, जो आर्टिशंस हैं ना, उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टू एक्सपीडाइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये राज्य कौन सा है देखो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ की जो कैबिनेट है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ के जो हाईएस्ट स्टेट अवार्ड होता है जिसे कहते हैं अरुणाचल रत्न, वो किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्वर्गीय KAA राजा, जो कि पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अरुणाचल प्रदेश के, तो पहले उपराज्यपाल रहे थे। इनको राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार अरुणाचल रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है टू फॉर्मुलेट डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये आपको एक्स्ट्रा और ध्यान रखना है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने इस चीज़ के बारे में भी डिसीजन लिए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड इन अ माइक्रोलाइट प्लेन। तो जो माइक्रोलाइट प्लेन है ना, उसमें दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बनी है, इनका नाम क्या है, ज़ारा रदरफोर्ड। ज़ारा रदरफोर्ड देखो ये बेल्जियन ब्रिटिश है, ये सिर्फ 19 साल की हैं और ये यंगेस्ट वूमेन बनी है टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने 31 कंट्री में ट्रैवल करा है अक्रॉस दी 5 कॉन्टिनेंट इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप। तो किसे इनका एम्बेसडर अपॉइंट किया है, आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा को अपॉइंट किया गया। अच्छा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप क्या काम करता है, ये वर्क करता है ऑन डेवलपिंग एंड रिकमेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के लिए जो मानक होते हैं ना, उनको विकसित करने का ये काम करता है और उन मानकों को जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। ओके, और अगर हम बात करते हैं विजय शेखर शर्मा की, तो 2017 में ये बन गए थे इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर बाय फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट जारी करी गई थी उसके अकॉर्डिंग उनकी जो नेट वर्थ थी वो थी $1.3 बिलियन। तो ये कब 2017 की बात हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अगला हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। देखो ये जो अवार्ड थी ना, ये वॉशिंगटन DC में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उस दौरान ये दिए गए। और ये जो अवार्ड है किसे दिया गया, बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को ये अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये फॉर्मर मिस यूनिवर्स भी रहीं। और इनको क्यों मिला है, देखो इनका एक शो आया था जिसका नेम है आर्या 2। तो आर्या जो एक TV सीरीज़ थी उसमें उनका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उसी के लिए इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। तो बस आपको इतना वन लाइनर के थ्रू ध्यान रखना है कि ये अवार्ड किसे मिला है, सुष्मिता सेन को मिला। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक बुक को रिलीज़ किया। इस बुक का टाइटल है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये बुक लिखी किसने है, देखो ये बुक जो लिखी है ना वो तुहिन ए सिन्हा ने लिखी है और इसकी जो को ऑथर्ड है वो है अंकिता वर्मा। तो ऑथर्ड के बारे में बात करेंगे तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के साथ मिलकर इस बुक को लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको रिलीज़ किसने किया है, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने। तो सिंपली बस इतना ध्यान रखिएगा। अब रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज़ स्टेट, ये बुक लिखी है वेंकटर राघवन सुभाष श्रीनिवासन ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक लिखी रस्किन बॉन्ड। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन, ये बुक लिखी है चिदानंद राजघट्टा जी ने।
अ रूड लाइफ द मेमोयर ये बुक लिखी है वीर सांघवी एंड ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स ये बुक लिखी है झुम्पा लाहिरी ने। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों से सैटरडे जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें बहुत मिसमैच आंसर आए हैं। मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ कि जो 13th एरो इंडिया 2021 था ना, ये बेंगलुरु में तो हुआ था। इसको DRDO ने ऑर्गेनाइज़ किया था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंडियन एयरफोर्स आंसर किया, जो कि नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है। और दूसरा पूछा का था कि जो बुदापेस्ट जो है सिचुएटेड है किस रिवर के किनारे पे, रिवर डेन्यूब के किनारे पे। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे। आई होप सो आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। तो हमने कमेंट किसके रखे हैं, प्रिया एंड अभिषेक सिंह। आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं, और जिन्होंने भी DRDO बोला था सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर अब आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखो, हु हैज़ वॉन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन। अच्छा, आप लोग मुझे बुक का नाम बताना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ना जो भी बुक वाले अवार्ड्स होते हैं जो लिटरेचर से संबंधित होते हैं, उनमें आप लोगों से बुक के बारे में भी पूछते हैं। तो एक तो हमें बताना है कि किसने जीता है और उनकी बुक कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का कौन से शहर में। तो कौन से शहर में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में। मैं आशा करती हूँ कि आज के भी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर बहुत डट के मेहनत करें, कि बस ऐसा सोचें कि एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है तो करना है। ठीक है। तो चलिए फिर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। इस लिंक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी के पास भी वीडियोस पहुंच सके। एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।